शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखेंगे असम से। असम के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, असमिया मूवी के पितामह कहे जाने वाले, जिनका नाम रखा गया है निपुण गोस्वामी। निपुण गोस्वामी की लगभग 75-80 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देखेंगे कि कौन से सन से इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, वो कौन सी फिल्म थी जब इन्होंने एक्टिंग चालू करी थी। तो 75 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। निपुण स्वामी एक्टर थे ये। दिल की बीमारी के चलते चलते इनकी डेथ हो गई है। 24 अक्टूबर को इनको गुवाहाटी के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए। ठीक है, 27 तारीख को इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1957 में फणी शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म पियाली फुकन से बाल कलाकार, मतलब बचपन से ही इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख लिया था। असमिया फिल्म उद्योग के लोकप्रिय अभिनेता निपुण गोस्वामी का गुरुवार सुबह 80 साल की आयु में निधन हो गया। स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने के कारण उन्हें कुछ दिन पहले गुवाहाटी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। निपुण गोस्वामी का जन्म हुआ था 3 सितंबर 1942 को असम के तेजपुर क्षेत्र में। ठीक है, तो पूरे असम में, इसके अलावा पूर्वोत्तर वाला जो एरिया है वहाँ पर पूरी शोक की लहर फैली हुई है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री ने भी शोक संदेश भेजा। इसके साथ साथ में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी गहरा दुख प्रकट किया था। गोस्वामी ने भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, एक संस्था है पुणे में बनी है यह संस्था, यहाँ पर उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग लिया था। फिल्म निर्माता सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा, नवीन निश्चल उनके सहपाठी रहे थे। वे असमिया फिल्म संग्राम में, एक मूवी है असम की संग्राम में, मुख्य अभिनेता रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक और सुपरहिट डॉक्टर बेज बरुआ में भी अभिनय किया था। तो लगभग 50 फिल्मों में इन्होंने एक्टिंग किया है। गोस्वामी ने 50 असमिया फिल्मों में अभिनय किया है। इनमें है मुक्ता, संध्या राग, अजोली नोबू, अपरूपा, घर संगसर, कोक देवता, नाटी अरुहटी, सिराज, देवतार बिया, ये सबसे प्रमुख इनकी मूवी है। वैभव, हिया दिया निया, जॉन ज्वेले, कोपुलत, जोनाकी मोन, मीठा मीठा, लोगोनोट, कादम्बरी, मोरिसिका आदि इनकी और भी मूवी हैं। इनकी जो अंतिम फिल्म थी रजनी बर्मन की लंकाकांडा, उन्होंने कल्पना लाजमी की दमन, बाभेंद्र नाथ सेकैया की काल संध्या और राजकुमार कोहली की विरोध सहित 7 हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग किया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मैग्नोमीटर से संबंधित। मैग्नोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस होता है जो कि मेजरिंग करता है मैग्नेटिक फोर्स को। पार्टिकुलरली इसमें नापा जाता है अर्थ के मैग्नेटिज्म को। पृथ्वी हमारी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 ध्रुव होते हैं और ये भी मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है। तो उसके द्वारा जो फोर्स बनाया जाता है उसको मेजरमेंट करने के लिए मैग्नोमीटर का यूज़ करते हैं हम। तो इंडिया का पहला इंडिजीनियस, भारत में खुद ही बनाया गया ओवरहाउजर मैग्नोमीटर में शो द वे टुवर्ड्स रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ सेंसिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यदि हम सेंसिंग से संबंधित एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जो हमें ज़्यादा कॉस्ट आ रही है उसको कम करने के लिए इस डिवाइस को डेवलप किया गया है। और ये इसेंशियल होती है जियोमैग्नेटिक सैंपल से संबंधित। मतलब कि हमें पृथ्वी की मैग्नेटिज्म फोर्स को नापना है, उसकी सैंपलिंग करना है, तो उसके लिए ये डिवाइस बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है। भारत के वैज्ञानिक लोगों ने डेवलप किया है एक ओवरहाउजर मैग्नोमीटर। नाम क्या रखा गया है? ओवरहाउजर मैग्नोमीटर। वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मैग्नोमीटर माना जाता है एक्सटेंसिवली, जिसका यूज़ किया जाता है ऑल मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज, जितनी भी वेधशालाएँ बनाई गई हैं वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। पूरे विश्व भर में इस डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इससे एक रास्ता तो खुल गया है कि जो सैम्पलिंग की, सेंसिंग एक्सपेरिमेंट की जो भी ज़रूरी हैं जियोमैग्नेटिक सैम्पलिंग के लिए, उसमें जो
कॉस्ट लग रही है, कीमत लग रही है, पैसा लग रहा है, उसको ये कम कर देगा। तो ये जो सेंसर है इंस्टॉल किया गया है अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी में, कैन ऑब्सॉल्व इंडियाज डिपेंडेंस ऑन कमेरिकल OVH मैग्नोमीटर फॉर परफॉर्मिंग जियोमैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट। पहले हमारा देश जो किसी के ऊपर निर्भर हुआ करता था, आज के टाइम में अब वो खुद बनाने लगा है, तो अब और ये सस्ता भी है, तो इसका इस्तेमाल अब चालू हो जाएगा। OVH मैग्नोमीटर जो होते हैं ये जाने जाते हैं उनकी हायर एक्यूरेसी, हायर सेंसिटिविटी एंड एफिशिएंट पावर कंजप्शन के लिए, and hence find application in all magnetic observatories worldwide as well as an international space program। इंटरनेशनल जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यही सब बातों के चलते चलते हम इसको बाहर से मंगवाया करते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत इस डिवाइस को बाहर से मंगवाता था। तो आज के समय में ऐसा हो गया है कि हम जो है इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस हुआ करते थे उसको रिड्यूस करने के लिए IIG की तरफ से, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म IIG एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि काम करता है DST के अंतर्गत में। DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है कौन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। इसने डेवलप किया है इस मैग्नेमीटर को एज ए पार्ट ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये अपनी तरफ से खुद भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, उसी के तहत उसने इस मैग्नेमीटर को बनाया है। एक टीम है IIGs की इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीजन में, इसने यूज़ किया था बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल्स का। इसके साथ साथ में थ्योरेटिकल सिमुलेशन का यूज़ किया गया ताकि वैज्ञानिक लोग अंडरस्टैंड कर सकें वर्किंग ऑफ द OVH सेंसर की, मतलब OVH जो सेंसर है वो कैसे काम करता है उसके समझने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारी थ्योरेटिकल सिमुलेशन पढ़ी गई, बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल्स का इस्तेमाल किया गया। आगे बताया जा रहा है उन्होंने परफॉर्म किया था बहुत सारे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, जैसे कि वेरिंग द सेंसर कंपोजिशन एंड सेंसर की कंपोजिशन वो बदल बदल कर देख रहे थे, एंड एग्जामिन द सेंसर्स परफॉर्मेंस। इसके बाद इन्होंने सेंसर की परफॉर्मेंस देखा, इसी के चलते चलते उनको बहुत सहायता मिली और वो ऑप्टिमाइज कर पाए थे, मतलब अनुकूलित कर पाए थे, अपने हिसाब से बना पाए थे सेंसर पैरामीटर को और इट्स एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक्स विच फाइनली लीड टू ए वेरी एफिशिएंट एंड स्टेबल OVS सेंसर। इसके बाद उन्होंने बहुत ही बेहतरीन सेंसर का निर्माण किया था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसको शॉर्टकट में ट्राई कहा जाता है। ट्राई का भी हम इंग्लिश में पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में कहें तो ट्राई, और हिंदी में यदि हम बोलें तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। ये एक संस्था है, भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। इसका निर्माण 1997 में किया गया था। ट्राई का काम है कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र जो आप देख रहे हैं वोडाफोन, आइडिया, जियो, तो दूरसंचार क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करना है। ट्राई के बनाए गए रूल और रेगुलेशन के अनुसार सभी टेलीकॉम कंपनी या फिर ऑपरेटर इसका पालन करेंगे। अगर किसी ग्राहक को टेलीकॉम ऑपरेटर के प्रति कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत ट्राई से कर सकते हैं। कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर दिए गए रूल रेगुलेशन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ ट्राई कार्रवाई करती है। ट्राई का मुख्यालय महानगर दूरसंचार भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण भारत सरकार के द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम लाया गया था 1997। धारा 3 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संविधान में इसको शामिल किया गया है। भारत में दूरसंचार क्षेत्र का ये नियामक करता है। ट्राई का मिशन है देश में दूरसंचार के विकास के लिए जो भी स्थिति है वो अच्छी रहें और ऐसी रहें कि ग्राहकों के वो हित में हो।
वहीं यदि हम बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ में हाल ही में बताया जा रहा है जो विवादित एक विधेयक आने वाला था, जिसके अंतर्गत जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से आप कॉलिंग कर लेते हैं या फिर अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आप कॉलिंग कर रहे थे, तो उनको आइडिया वोडाफ़ोन की कैटेगरी की तरह उनसे चार्ज लेगी सरकार। ऐसा कोई विधेयक लाने वाली थी, तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ आई है। केंद्र सरकार हो सकती है कि वो रिमूव कर दे ट्राई रिलेटेड प्रोविज़न इस बिल से। बहुत सारी चिंताएँ थी, बहुत सारी लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाए थे। तो ये तो संभावना हो गई है कि जो पावर्स ऑफ ट्राई है, ट्राई की जो पावर है, अभी जो हाल ही में प्रपोज्ड किया गया था टेलीकॉम पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि रिमूव कर दे कुछ प्रोविजंसों को जो कि रिलेट करते हैं रेगुलेटर से फ्रॉम द बिल। इट इज़ इवल्यूटिंग इंट्रोड्यूसिंग ए सेपरेट बिल। अब क्या काम कर रही है सरकार, सोच रही है कि हम एक सेपरेट बिल लेकर के आएंगे ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके रेगुलेटरी बॉडी को एट ए लेटर स्टेज, बाद वाले स्टेज के हिसाब से हम इसको मजबूत करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा पावर देना चाहते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से संबंधित, एनआईए इसको कहा जाता शॉर्टकट में। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है आज के टाइम में अपराध ऐसे हो गए हैं कि वो इंटरनेशनल टाइप के हो गए हैं। विदेश में बैठा आदमी हमारे देश में अपराध करने लगा है। तो ऐसे अपराधों से निपटने के लिए स्टेट के पास उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, उनकी पुलिस इतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है। इसके लिए अमित शाह का कहना है हम एक काम करेंगे, 2024 तक हर स्टेट में एनआईए का एक ऑफिस खोलने वाले हैं। मतलब हर पूरे देश भर में एक ही एजेंसी अब काम करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि 2024 तक सभी राज्य में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस खोले जाएंगे। रायपुर में 27 तारीख को इस एजेंसी की शाखा कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन करते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस एजेंसी को इंटरनेशनल रूप से मान्यता मिल गई है। इस एजेंसी ने लगभग अपने सभी टारगेट को पूरा कर लिया है। अमित शाह का कहना है ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमारी जो बाउंड्री है उसके पार से जो अपराध हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उनको प्रभावशाली तरीके से निपटे। उन्होंने बताया था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में 57,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। सरकार ने देश के विकास में बाधा डालने वाले सभी एनजीओ के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं, गैर सरकारी संगठन एनजीओ। उन्होंने ये भी बताया था कि विदेशी योगदान अधिनियम, जिसको एफसीआरए कहा जाता है, एफसीआरए के अंतर्गत तो हम बात कर ही चुके हैं, इतनी बार बात किए हैं कि शायद आपको पूरी चीज़ें रट गई होंगी कि जो एफसीआरए एक्ट है वो क्या काम कर रहा है। जो एनजीओ हैं, पार्टिकुलरली ऐसे एनजीओ जो कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सरकार की कमियों को दर्शाते हैं, तो ऐसे एनजीओ को सरकार मुट्ठी में लेना चाहती है। ऐसा सरकार के ऊपर आरोप लगाया जाता है। लेकिन सरकार कह रही है कि देखो, ये जो एनजीओ होते हैं चाइना से, पाकिस्तान से पैसा लेते हैं और उसको आतंकवादी गतिविधियों में जुटाते हैं, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। उन्होंने कहा था कि देखो, यदि आप एनजीओ, आपको बाहर से चंदा लेना है विदेश से, तो आपको दिल्ली का एसबीआई में ही आपका अकाउंट होना चाहिए, उसी अकाउंट में आपके पैसे आना चाहिए। इसके अलावा खर्चा की जो लिमिट थी उसको भी केंद्र सरकार की तरफ से कम कर दिया गया है। इसके अलावा अमित शाह के द्वारा एक वर्ड यूज़ किया गया था, नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि स्टेट को यूटिलाइज़ करना चाहिए नेट ग्रिड का, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का आप इस्तेमाल करिए, जो कि आज के टाइम में यदि देखें तो ऑपरेशनल में है। तो जो नेट ग्रिड है ये क्या काम करता है, डाटा सेट को कितने 11 एजेंसी के पास जो डाटा सेट रखा हुआ है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। मतलब हो सकता है ये कोई एक वेबसाइट बना दी हो सरकार ने, उस वेबसाइट में आपको बहुत सारी जो एजेंसी हैं उनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसको रख दिया गया है। स्टेट शुड हैव ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। इनका कहना है कि राज्य सरकारों के पास भी जो है लॉ और ऑर्डर को लेकर के एक ही सी ही पॉलिसी होना चाहिए। होम मिनिस्टर कॉल्स फॉर सेंट्रलाइजिंग ऑफ डाटा ऑन टेरर एंड अदर क्राइम।
अमित शाह का कहना है टेरर से संबंधित जो डाटा राज्य सरकार के पास है या फिर अदर क्राइम से संबंधित जो डाटा उनके पास है उसको वो क्या काम करें, साझा करें, उनको सेंट्रलाइज करने का काम किया जाएगा, ऐसा अमित शाह के द्वारा कहा गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कुषाण डायनेस्टी से संबंधित। कुषाण राजवंश के इतिहास को हम समझेंगे, कुछ बेसिक जानकारी देखेंगे, उनके शासकों का नाम देखेंगे और कुछ बेसिक फैक्ट हम देखने वाले हैं। कुषाण राजवंश, कुषाण डायनेस्टी भारत के प्राचीन राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए यूएजी लोगों का मूल मानते हैं। चीन से कुछ लोग आए थे हमारे यहाँ जिनका नाम था यूएजी। कुछ विद्वान कहते हैं कि इनका संबंध रबातक शिलालेख पर अंकित शब्द है गुसुर। गुसुर मतलब हो सकता है ये कि ये गुर्जर कबीलों से हो। युइस जाति जिसे यूची कबीला भी कहा जाता है का मूल अभिजन कहाँ से है? तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला माकान की मरुभूमि के सीमांत क्षेत्र में था। हूणों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। यूईसी लोगों के लिए संभव नहीं था कि वे बर्बर और प्रचंड हूण आक्रांताओं का सामना कर सकते थे। तो क्या काम किए? वे अपने अभिजन को छोड़ दिए, पश्चिम और दक्षिण की ओर जाने के लिए विवश हो गए। उस समय सीर नदी की घाटी में शक जाति रहती थी। यूची कबीले के लोगों ने कुषाण वंश प्रारंभ किया था। कुषाण राजवंश के इतिहास की बात करें तो कुषाण राजवंश 30 ईस्वी से लगभग 225 ईस्वी तक शासन किया। तो ईस्वी सन के आरंभ से शकों की कुषाण नामक एक शाखा का आरंभ होता है। विद्वानों ने इन्हें यूईसी तुसरूस्क मतलब तुखार नाम दिया था। यूईसी जाति शुरू में मध्य एशिया में रही, वहाँ से फिर निकल जाने पर ये लोग कंबोज बाम्हीक में आकर बसे और वहाँ की सभ्यता से प्रभावित हुए। फिर हिंदू कुश पर्वत को वो पार करके चित्राल देश के पश्चिम से उत्तरी स्वात और हजारा के रास्ते आगे बढ़ गए। तुखार प्रदेश की उनकी 5 रियासतों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। ईसा पूर्व प्रथम सदी में कुषाणों ने यहाँ की सभ्यता को अपना लिया। कुषाण राजवंश के जो शासक रहे उनके नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। कुजल कटभिसाइसिस शासनकाल रहा कब से कब तक? 30 ईस्वी से 80 ईस्वी तक। विम तक्षम 80 से 95 ईस्वी। फिर है विम कटफाइसिस 95 से 127। कनिष्क आया फिर 127 ईस्वी से 140-50 तक लगभग रहा। वासिष्क फर्स्ट आया फिर 140-50 से 160 तक रहा। फिर आया हुविस्क 160 से 190। वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वशिष्क, कनिष्क तृतीय और वासुदेव द्वितीय। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ की न्यूज़ में कौन कौन सी बातें बताई जाती हैं। तो जो टंकण किया गया है सिक्कों में, इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस डेट्स बैक टू कुषाण। टंकण का काम जो किया गया सिक्कों में देवी देवताओं की मूर्ति खोदी गई, टंकित की गई, वो काम कुषाण के ज़माने का है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। देवी देवताओं की छवियों वाले सिक्के कुषाणों के हैं। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज। कॉइनेज का मतलब होता है टंकण का काम करना। जिस प्रकार से सिक्के होते हैं ना, सिक्कों का निर्माण किया जाता है टंकण टेक्निक के माध्यम से। यदि हमें कॉइन में टंकण करना है इमेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस की, तो आप देखेंगे इतिहास में कुषाणों के टाइम में हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू ए हिस्टोरियन द कुषाण्स हु हेल्ड फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन, कहाँ से आया करते थे, कहाँ शासन किया करते थे? सेंट्रल एशियन रीजन में, और इन्होंने शासन किया था 3rd सेंचुरी एडी तक। वर द फर्स्ट यूज द इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन देयर कॉइन। सबसे पहले इन्होंने लक्ष्मी का चित्र उकेरा था किस पर? सिक्के पर। एलोंग विथ अर्दोसचो, क्या नाम लिखा है यहाँ पर? अर्दोसचो द ईरानी गॉडेस ऑफ वेल्थ। ठीक इसी प्रकार से आप ईरान में भी देखोगे धन की जो देवी हैं, ठीक है, अर्दोसचो, उनको भी इसमें उतारा गया था। द कुषाण्स आल्सो डिसिपिटेड ओइसो मतलब शिवा, मून डाइटी मीरो एंड बुद्धा इन देयर कॉइनेज। क्या क्या मिल जाता है हमको? हमें शिव की भी मूर्ति, शिव की भी तस्वीर मिल जाएगी इनमें। इसके अलावा मीरो जो मून डाइटी माने जाते हैं चंद्रमा के लिए, इसके अलावा बुद्धा को भी कॉइनेज में उतारा जाता था।
यदि हम बात करें विजयनगर की, विजयनगर के जो किंग्स हुआ करते थे, इन्होंने यूज़ किया था कॉइनेज को विथ हिंदू आइडल, उसमें आपको हिंदी देवी देवता मिल जाएंगे। हरिहर सेकंड 1377 से 1404 इसने इंट्रोड्यूस किया था कॉइन्स को दैट हैड ब्रह्मा सरस्वती, विष्णु लक्ष्मी और शिव पार्वती उसमें हुआ करती थी। अबाउट द कॉइन्स विद गॉडेस लक्ष्मी इशूड बाय मोहम्मद बिन साम। यदि हम बात करें ऐसे कॉइन्स की जिसमें लक्ष्मी है, जिसको इशू किया गया था मोहम्मद बिन साम के द्वारा, नॉन टू अस एज मोहम्मद गौरी, जिनको आज के टाइम में हम मोहम्मद गौरी कहते हैं, आफ्टर डिफेटिंग पृथ्वीराज चौहान इन बैटल ऑफ टिरेन इन 1192 एडी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित, पार्टिकुलरली हम बात करेंगे साफ़ सफाई से संबंधित मुद्दे के बारे में। तो बंगलुरु की एक फर्म है फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर, इसने जीत लिया है पीएसए का क्लीन वाटर बॉडी चैलेंज। एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, ठीक है। उस आयोजन में बंगलुरु की एक कंपनी है, उसने जीत लिया है फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर। ट्रेस मतलब कचरा होता है, बैरियर मतलब बाधा, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। ए फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर, शॉर्टकट में कहा जाए तो एफटीबी, डेवलप्ड की गई थी बंगलुरु की फर्म द्वारा और डिप्लॉय किया गया था कहाँ पर, 8 सिटीज़ में अक्रॉस इंडिया, ताकि कचरे को पकड़ पकड़ सकें, इकट्ठा किया जा सके वाटर बॉडीज़ में। तो कचरे को इकट्ठा करने के लिए एक क्या डिवाइस बनाई गई, फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर बनाई गई। बंगलुरु की एक फर्म ने इसको बनाया था। तो हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि झील हो गई, नहरें हो गई, नदियाँ हो गई, उनमें से यदि कचरा निकालना है तो उसके लिए इस एफटीबी को बहुत सारे शहरों में लगाया गया था। तो इसने क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग इंडियाज़ वाटर बॉडी चैलेंज, क्या नाम रखा गया इस प्रतियोगिता का, क्लीनिंग एंड रिस्टोरिंग इंडियाज़ वाटर बॉडीज़। इस चैलेंज को आयोजन किया गया था ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, पीएसए ने इसका आयोजन किया था। तो ये इनाम किसको मिला है, बंगलुरु की एक कंपनी को, उसने इस्टेब्लिश करी थी फ्लोटिंग ट्रेस बैरियर। ये चैलेंज जो था कंडक्टेड कराया गया था बाय द वेस्ट टू वेल्थ मिशन। वेस्ट टू वेल्थ मतलब हमें कचरे से धन का निर्माण करना एक मिशन था, स्वच्छ भारत उन्नत भारत मिशन के अंतर्गत। ये आता है ऑफिस किसके अंतर्गत, पीएसए के अंतर्गत। टाइम पीरियड है 27 नवंबर 2020 से 17 फरवरी 2021 तक। अब कंपनी का नाम भी हम देख लेते हैं, कंपनी का नाम है अल्फामर्स लिमिटेड। तो जो एफटीबी क्या काम करती है, ये यूज़ करती है नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को, ये यूज़ करती है पानी का जो नेचुरल फ्लो है उसका, टू ब्रिंग द ट्रेस, ठीक है। और इसी के चलते चलते वो कचरा को पकड़ती है टू द रिवर बैंक, कहाँ ले आती है, रिवर बैंक के किनारे ले आती है, नदी के किनारे ले आती है, वेयर इट इज़ डिप्लॉयड एंड फ्रॉम देयर द ट्रेस इज़ मैनुअली और मैकेनिकली रिमूव। फिर आप क्या काम कर सकते हैं, आसानी से हाथ से या फिर मशीन से उस कचरे को उठा सकते हैं। एफटीबी को लगाया गया था बेंगलुरु, चेन्नई, पुदुचेरी, हैदराबाद, मैसूरू, तंजावुर, तूतीकोरिन और कोयम्बटूर में।